हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हो चुकी है आपके दोस्त शालिनी लेकर के आपका प्रोग्राम रात बाकी बात बाकी। और आज का एपिसोड बहुत खास है हर शुक्रवार की तरह, क्योंकि आज भी हमारे साथ कोई साथी जुड़ रहा है। जी हाँ, वो साथी है हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में से एक स्पेशल हीरो। क्यों है ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल आज हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं मोटिवेशनल गीतों के साथ भी। आज की थीम होती है मोटिवेशनल, ताकि हम समाज में अपनी जो प्रतिभा है या अपना हुनर है उसके साथ साथ लोगों को अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। जागरूक करने के साथ साथ हम समाज में अपना कर्तव्य निभा सके, इसलिए प्रेरित किए जाने की जरूरत होती है। तो आज के रियल हीरोज करेंगे आपको प्रेरित, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता साथियों में आज है किसी का जन्मदिन, और जन्मदिन अगर पहला हो तो हो जाता है खास। हमारे श्रोता साथी हैं यूनुस सैयद, राजकमल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम आष्टी, जिला जालना, मराठवाड़ा से। सैयद यूनुस, सैयद नुमान और सैयद नुआन, इनके बेटे का जन्मदिन है और ये पहला जन्मदिन है बच्चे का। तो हमारी तरफ से यानी रेडियो जंक्शन के पूरे परिवार की तरफ से, समस्त श्रोता परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। जन्मदिन की बधाई के साथ दोस्तों हम वापस आपके साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरद पटेल। आपको परिचय करा दें शरद पटेल का, कि शरद पटेल हमारे देश के वो युवा साथी हैं जिन्होंने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए न सिर्फ भिक्षावृत्ति को रोका, बल्कि भिक्षावृत्ति से जिनको बाहर निकाला उनके पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो जीवन में खुद स्वावलंबी बन सके, कुछ काम कर सके और सम्मान से जी सके। ऐसे बहुत सारे युवा साथी इनके साथ अब जुड़ चुके हैं इनके इस मुहिम में, और लगातार कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में कई जिंदगियां बदली भी हैं। बहुत सारी जानकारियां इससे जुड़ी हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे किया, कैसे विचार आया, ये सारी चीजें हम जानेंगे। उससे पहले हम स्वागत करते हैं शरद पटेल का। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आपका, रेडियो जंक्शन का और सभी श्रोताओं का भी। जी शरद, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई कि आपने जिस मुहिम को छेड़ा था वो मुहिम अब रफ्तार पकड़ चुकी है और लगातार आपके प्रयास अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जो कि हमारे श्रोताओं की तरफ से भी है। वो सवाल ये है कि ये जो भिक्षावृत्ति जैसा विषय, जिसपे अक्सर लोग अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भीख मांगने वाले बड़े दयनीय स्थिति में होते हैं, उन्हें कुछ रुपए दान दे दिए जाएं और आगे बढ़ लिया जाए, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में आपने इसे रोकने का प्रयास किया, ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया? एक्चुअली शालिनी जी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है, एक्चुअली हम ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश के रहने वाले हैं, वहीं पले बढ़े हैं। जब गांव से हम लखनऊ पढ़ाई के लिए आए तो मैंने लखनऊ में देखा कि चार बाग हम स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए जब छुट्टियां स्कूल में होती थी जाते थे। इसके अलावा स्कूल जाते समय मैंने देखा कि बड़ी संख्या में चार बाग में जो नत्था होटल है, हनुमान मंदिर और पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर पे
बहुत सारे यानी कि भीख मांगने वाले लोग बैठ के तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। तो लेकिन ये हमारे दिल को छू गया, और इसके अलावा उस समय हमारी बहुत ही यानी कि पूजा पाठ में बहुत अधिक आस्था थी। तो हम मंदिर भी जाते थे, मजार जाते थे, गुरुद्वारा जाते थे। मैंने देखा मंदिर और मजार के बाहर भीख मांगने के काम में लगे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि गुरुद्वारे में जो संख्या थी वो गुरुद्वारे के बाहर हमें भीख मांगने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। वहाँ जब लंगर चलता था, लंगर में लोग खाना खाने आते थे, वहाँ दैनिक मजदूर भी आते थे, वो लोग भी हमें नजर आते थे जो मजार और मंदिर के बाहर हमें बैठे नजर आते थे, और वो लोग भी आते थे जो बहुत ही संपन्न या अपने खुशहाल जीवन जी रहे होते थे, और सभी लोग एक साथ बैठ के एक पंगत में बैठ के बिना किसी भेदभाव के सबको खाना खिलाया जाता था। तो वो एक उस समय जेहन में आया था कि इसी प्रकार से मजारों मंदिरों पर भी सम्मान के साथ बैठा के भोजन खिलाया जाना चाहिए, जिससे कि जो एक व्यक्ति भूखा है उसकी भूख भी मिटेगी, और उसको यानी कि गैर बराबरी जो है समाज में, जो एक जाति धर्म और छुआछूत जो फैला हुआ है वो भी एक खत्म होगा। लेकिन उसके बाद हम 2013 में मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी से वापस आते समय राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड पे एक 50-52 वर्ष उम्र का व्यक्ति मिला, और बहुत ही लाचारी से बोला, बाबूजी 10 रुपए दे दीजिए, 2 दिन से भूखे। जो उसके मांगने का तरीका था, उसका जो हाव भाव था, रहन सहन था, वो दिल को छू गया। उसको मैंने रुपए न दे के पूरी कचौड़ी की दुकान पर ले गए, और पूरी कचौड़ी दिलाकर वहां से हम चले आए। तो वो जो ये एक इंसिडेंट जो हुआ हमारे साथ, ये दिल को यानी कि बार बार चुभता रहा। 2-3 दिन तक बहुत परेशान की इस घटना ने। और हमारे एक मित्र थे, बहुत क्लोज मित्र थे मास्टर ऑफ सोशल वर्क के, जयदीप भाई, तो उन्होंने बहुत पूछने का प्रयास किया। जब उन्होंने बहुत पूछने का प्रयास किया तो मैंने इस घटना का जिक्र किया। तो जब इस घटना का जिक्र किया तो वहीं से निकल के आया कि भी शरद भाई इसके लिए कुछ हम लोग काम करते हैं। तो फिर इस घटना को एक्चुअली उसके पहले हम 2010 से डॉक्टर संदीप पांडे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ के, उनके साथ हम एज ए वॉलंटियर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था। जब उनसे ये घटना शेयर की तो उन्होंने यानी कि इसमें और भी हमारा हौसला बढ़ाया और उत्साहवर्धन किया, और सपोर्ट करने का एक हिम्मत दी उन्होंने। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि इन लोगों के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिहेबिलिटेशन की स्कीम चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है। तो जब मैंने आरटीआई के द्वारा पता किया तो मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 होम इन लोगों के लिए बने हुए, और किसी भी होम में, किसी भी एक भी होम में एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा था। तो और भी जिज्ञासा बढ़ती गई। लखनऊ में भी होम था, वहां की जाकर मैंने विजिट की। तो ये सारी जो बातें निकल के आती रही, वो यानी कि और जिज्ञासा बढ़ाती गई। तो इस प्रकार से फिर हम लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 2014 में औपचारिक तरीके से महेंद्र, जयदीप और मैं 3 लोगों ने मिलकर भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान के नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की। और आगे चल के वही हमारा कैंपेन एक यानी कि औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लगभग 1 साल के बाद बदल गया, जो बदलाव के नाम से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन। ये कहानी बहुत सारी याद दिलाती है, बहुत सारी घटनाएं लोगों के जहन में जो है क्लिक कर गई होंगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर किसी के साथ दिखाई पड़ती हैं, जीवन में शामिल हो ही जाती हैं। लेकिन शरद, आपने चूंकि इस मुहिम को अंजाम दिया और इस पर जुट गए, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि जो लोग बस खाली कुछ 10 रुपए 20 रुपए या खाना बनाना दे करके तीसरी समझ लेते हैं अपनी जिम्मेदारी से, तो समाज में आपका विरोध भी हुआ होगा, घर परिवार ने भी कहा होगा कि ये गजब की सनक पाल ली है, पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर भेजा था शहर पढ़ने के लिए, और ये एक अजीब सी सनक पाल के बढ़ गए आप। तो इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से आती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने इसकी भिक्षावृत्ति की शुरुआत की तो भीख मांगने वालों के बीच में निश्चित रूप से गए होंगे, उनका रिएक्शन कैसा दिखा आपको? एक्चुअली शुरुआत जब हमने की तो हम भी उनके लिए अजनबी थे और वो भी हमारे लिए अजनबी थे। तो बातचीत के दौरान अधिकतर साथी सही जानकारी नहीं देते थे, या फिर बातचीत करने के दौरान जैसे ही नजर पलटती थी वैसे ही हट जाते थे सामने से। तो मुझे लगा, हमने अपनी उस घटना को याद किया उस दौरान कि जो हमारे पास एक टैक्सी स्टैंड पे एक
भीख मांगने वाले व्यक्ति के साथ घटित हुई और उस घटना को हम किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे कि हम क्यों परेशान हैं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मुझे लगा कि अगर कोई अननोन व्यक्ति किसी के बारे में पूछता है तो शायद वो आप बीती जो दर की व्यक्ति ठोकरे खाए हुए उसको सहजता से बताने में उनको असहज महसूस होगा, शायद वो नहीं किसी को बता पाएंगे। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनसे अगर हमारे पास भी कोई ऐसी दर्द है, दिल में कोई परेशानी है, तो बहुत ही खास जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लोग साझा कर पाते हैं। तो उससे रिलेट करते हुए मुझे लगा कि हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत सारे जब हम काम शुरू कर रहे थे, बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे अधिकारियों से हम मिल रहे थे, तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी निकल के आ रही थी। अधिकतर लोगों का कहना था कि वो व्यावसायिक तौर पे केवल भीख मांगते हैं, नफा करने के लिए ही भीख मांगते हैं, वो भीख मांगना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर उनसे बोलो कि भीख मांगना छोड़ के कुछ काम करने लगो तो वो काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न निकल के आ रहे थे, लेकिन उसी के बीच एक ये भी प्रश्न चल रहा था कि क्यों न हम उनके साथ यानी कि इन पूर्वाग्रहों से बाहर जाके और जानने की कोशिश करें आखिर वो क्यों इस काम में है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम किया और शुरुआत में हम और हमारे साथी अलग अलग दिनों में अलग अलग प्लेसेज पे जाते थे जहाँ पे भीख मांगने वाले लोगों की संख्या अधिक रहती है। बस उनका हालचाल लेते थे, बातचीत करते थे और चले आते थे। तो एक घटना मुझे याद आ रही है, शुरुआती लगभग 5 से 6 महीने हुए थे हम लोगों को। तो एक हमारे साथी थे जो हनुमान सेतु मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते थे। तो उनका नाम तो हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उचित होगा नाम लेना। तो उन्होंने मुझसे एक दिन बोला कि सर यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं बाबूजी, लेकिन वो कोई रुपए देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई खाना देता है, लेकिन खाना रुपए देने के बाद वापस आके कोई नहीं पूछता है कि आपका हालचाल कैसा है, आप जिंदा हैं कि बीमार हैं। ये हालचाल कोई लेने नहीं आता है। आप लोग आते डेली हो लेकिन देते कुछ नहीं हो, लेकिन हालचाल लेकर जाते हो, तो उससे लगता है कोई अपना है जो हमारे बारे में ख्याल रख रहा है। तो वो एक जो इंसिडेंट था, वो एक घटना थी, वो यानी कि ऐसी जब कहानियां निकल के आने लगी, ऐसे जब यानी कि कमेंट स्टेटमेंट उधर से आने लगे, तो और भी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई। तो यहाँ से कड़ी जुड़ गई कि असल में जो काम करना है वो इनके बीच इनका होकर के ही काम किया जा सकता है। ये कड़ी जुड़ी एक तरीके से कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल यही जो इंसिडेंट था, ये इसे हम लोगों ने अपनी टीम, जो हमारी छोटी सी टीम ने शुरू किया था, तीनों लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया कि हाँ ये एक हम लोगों की सफलता है। अगर ये वहां से निकल के आ रहा है तो ये हम लोगों का अचीवमेंट है। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई और ये जो आप कड़ियों की बात करें, ऐसे फिर आगे कड़ियां जुड़ती है। वर्तमान में कितने भिखारी या यूं कह लें भिक्षु हैं जिन्हें आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं उनके स्वरोजगार की ओर, जिन्होंने भिक्षावृत्ति छोड़ दी और कुछ न कुछ काम कर रहे हैं? साथ ही ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के कामों में उनको लगाया गया है। अभी हम लोगों ने लगभग 350 लोग ऐसे जो पहले भीख मांगने के काम में लगे थे, उनको हम लोगों ने पुनर्वासित करके छोटे छोटे कामों से जोड़ के उनके परिवारों के साथ हमने जोड़ा है। और उनकी जो वो एक पहचान बन गई थी कि भीख मांगने वाले लोग हैं, उनकी उस पहचान को हमने रिक्रिएट किया है, एक आम पहचान इंसान की दी है। और जिन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करते हैं उनके ऊपर ही जो धब्बा लगा हुआ है वो हम शो नहीं बाद में करते हैं, उनके परिवार वालों को भी नहीं पता चलता है, अन्य लोगों को भी हम नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैंने अभी नाम नहीं उनका लिया साथी का। तो एक हमारा मकसद केवल यानी कि उनको रोजगार शुरू कराना नहीं, हमारा मकसद ये भी है कि उनके ऊपर जो एक धब्बा लग गया है, एक धब्बा बन गया है कि ये भीख मांगने वाले लोग हैं, उस धब्बे को भी यानी कि रिमूव करना है, उसे भी मिटाना है। तो एक उनकी जो पहचान खो गई होती है उसको रिक्रिएट करते हैं, एक उनकी पहचान बनाते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण खुशहाल जीवन जीते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ लोग चाय का ठेला लगाते हैं, कोई चाट का ठेला लगाता है, कोई पैदल रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई प्लम्बरिंग का काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, कोई रिवॉल्विंग चेयर बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार अलग अलग साथी अलग अलग काम करते हैं, जो उनमें सेमी स्किल बेकिंग करने के पहले होती, उसी स्किल को हम नर्चर करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं, कोई 13 साल के बाद, कोई 9 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद,
अपने परिवार वालों से मिले और उनके परिवार वालों ने मान लिया था कि वो दुनिया में है ही नहीं। तो इस प्रकार के बहुत सारी कहानियां निकल के आई। अभी हमारे एक मिर्जापुर के साथी हैं जो 13 साल के बाद अपने परिवार से जुड़े थे और अभी 27 नवंबर को उनकी शादी है। तो उन्होंने हमें फोन करके इनवाइट किया, आप आइए भैया मेरी शादी में। तो उनके परिवार वाले जब बात करते हैं तो एक वो सुखद अनुभव महसूस होता है, एक खुशी मिलती है जब वो लोग बात करते हैं अपने घर जाने के बाद। बिल्कुल। शरद, ये आपने चूंकि बताया कि इनके अंदर जो काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा भी सिचुएशन बनती होगी कि इन्हें जो इनके अंदर हुनर है या कुछ हुनर डेवलप किए जाए, तो क्या इस पर भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, मैक्सिमम हमारा फोकस यही होता है कि मैक्सिमम अधिक लोग ये होते हैं कि बेगिंग में आने से पहले उन्होंने बहुत तरह तरह के अलग अलग काम किए होते हैं और वो काम क्यों फ्लॉप हुए उसका हम पूरे जो गैप होती है, गैप एनालिसिस करते हैं और जो सेमी स्किल होती है उसी को नर्चर करने पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साथी होते हैं जो मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करना जानते हैं, उनमें कोई सेमी स्किल नहीं होती, उनको कुछ यानी कि लो स्किल के जो काम है वो हम उनको सिखाने का काम करते हैं, वो काम हम उनको शुरू कराते हैं। या फिर जैसे हमारे कुछ पहले से जो साथी काम कर रहे होते हैं उनके साथ एज ए असिस्टेंट हम उनको जोड़ते हैं, जहां वो काम करने के दौरान उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है और साथ में काम करते करते वो काम को सीखते भी हैं। तो इस प्रकार से हम उनको काम शुरू कराते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित रूप से हमारे तमाम श्रोता जो सुन रहे होंगे या ऐसे लोग जो सुनेंगे जो समाज में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं या प्रयास करने के लिए सोच रहे हैं, उनको बहुत सारे विजन मिले होंगे आपसे जो है जुड़ करके आज। शरद, हम चाहते हैं क्योंकि हमारा समय कार्यक्रम का आगे भी बढ़ रहा है बहुत तेजी से और तमाम श्रोता साथी जो है हमारे इंतजार में है कि उनकी फरमाइशें कब बजेंगी, तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन हम चलते चलते ये भी चाहेंगे आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो दें। बस मैसेज ये है कि समाज में हम लोग चलते हैं डेली, दिन में कोई घर से ऑफिस जाता है, कोई अपने व्यवसाय के लिए जाता है, तो समाज में जो भी दिखता है ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम, कुछ बड़ा बदलाव के लिए किया जाएगा तभी चेंज आएगा। समाज में कुछ भी छोटा सा अगर समस्या कोई ऐसी दिखाई देती है उसके लिए अगर थोड़ा सा, अगर हम छोटा सा उदाहरण दे, अगर हम जा रहे हैं रास्ते में, अगर रास्ते में कहीं कोई बड़ा पत्थर ही रोड पे पड़ा हुआ है, उसको ही अगर हम केवल किनारे कर देते हैं, रोड से हटा देते हैं, तो शायद अगर कोई अचानक आ रहा हो बाइक कार से, उसका एक्सीडेंट होने वाला होगा तो वो भी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है चलते समय राहगीर बन के जो भी छोटी सी समस्या नजर आए, अगर उसको सॉल्व करने का हम लोग मिलके काम करेंगे तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना शरद पटेल को, जो कि लखनऊ में रह कर के ये काम जो है कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति में जुड़े लोगों को उनके पुनर्वास के लिए जो है आगे प्रेरित कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं आप भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो जंक्शन हमेशा आपसे कहता है कि जिंदगी में प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है और शरद के काम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है प्रेम। किसी से जुड़ना, उसका हाल चाल पूछना, उनसे रिश्ते डेवलप करना, क्योंकि जिंदगी में अगर प्यार से रिश्ते आपने जोड़ लिए तो हर तस्वीर आप बदल सकते हैं। और वैसे भी कहा ही गया है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो पत्थर जो है तबीयत से उछालने की जरूरत है। पत्थर का मतलब वो पत्थर नहीं जिससे चोट लगे, पत्थर का मतलब है एक प्रयास किए जाने की जरूरत है। शरद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बारे में बताया, अपने कार्यों के बारे में बताया और बताया कि आपने जो है जो काम किया है उसके लिए हमारी तरफ से एक सैल्यूट है, क्योंकि ये वो काम है जो राष्ट्र को समर्पित है कहीं ना कहीं। इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम के रियल हीरो में थे आप हमारे साथ। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। और चलते चलते हमारे श्रोताओं ने फरमाइश की है एक गाने की, और ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपको भी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।